बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्वेश्चन आंसर के एक और सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज के सेशन में चंद इम्पोर्टेंट सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो एक कमेंट है या जो कोई 2 हफ्ते पहले मुझे एक मैसेज आया है और उसमें ये तसव्वुर इकबाल भाई हैं। तो उन्होंने मुझसे एक कमेंट किया कि डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को हेपेटाइटिस सी है और अब उसके जिगर डैमेज हो गया है, प्लीज़ कोई इलाज बता दें। और फिर इसके बाद फॉलोअप में ये फिर लिखते हैं कि उनकी रिपोर्ट आपको सेंड करना चाहता हूँ, आप अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें प्लीज़। तो तसव्वुर इकबाल भाई, आपके मैसेज से जो मुझे अंदाज़ा होता है, मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन लगता है ऐसे है कि हमारी भाभी को हेपेटाइटिस सी की वजह से उसके जिगर में शायद थोड़ी सोजिश आई है या सिरोसिस हुई है और अब आप उसका इलाज चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आया पेशावर से हैं या पेशावर से बाहर हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा कि अगर इस यहाँ आपके हाँ जो गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है या माहिर जिगर है, हेपेटोलॉजिस्ट है, आप उनके पास जाएं, उनके से मशवरा लें ताकि पहले तो वो ये मालूम कर सके कि इसकी जिगर की हालत क्या है, आया फैब्रोसिस है या कुछ सुकड़ाव आया हुआ है या खुदा न खास्ता सिरोसिस है। नंबर दूसरी बात कि ये भी मालूम हो जाए कि जो वायरस है हेपेटाइटिस सी का, ये जिंदा है कि मर चुका है या कंट्रोल हो चुका है। इसके साथ साथ और भी जो कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, आया भाभी को खुदा ना खास्तों की ब्लड प्रेशर है या शुगर है या और कोई बीमारी है, तो पूरी पिक्चर लेके फिर उसके लिए मेडिसिन तजवीज़ की जाएंगी। अगर इनका पीसीआर पॉजिटिव है और उनकी जिगर में बहुत ज़्यादा मसले नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो उसको एक तरफ पे वायरस को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ लिख दी जाएंगी और दूसरी तरफ पे उनको ये लिवर सिरोसिस को कंट्रोल करने की भी दवाएं लिख दी जाएंगी। मैं कई बार कह चुका हूं और फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यूट्यूब चैनल पे या बगैर मरीज देखे मैं या कोई भी डॉक्टर अमूमन मेडिसिन तजवीज़ नहीं करते, क्योंकि एक तो मेडिसिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और मेडिसिन गलत भी हो सकती है, और दूसरी बात इस जैसे मिलते जुलते इलामात के लिए बाकी लोग भी वो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और खुदा न खास्ता उनको नुकसान हो सकता है। तो ये मेडिकली भी और एथिकली भी और टेक्निकली भी ये ठीक बात नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री देख के या डॉक्यूमेंट्स देख के अंदाजे पे दवाई लिख दी जाए, क्योंकि इससे खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो सकता है। तो मेरा मशवरा यही होगा कि जो आपके शहर में जो गेस्ट्रोंटरोलॉजिस्ट हैं या हेपेटोलॉजिस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान के हर शहर में अब अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट्रोंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबका इलाज तकरीबन एक जैसा मिलता जुलता है। तो आप उनके पास जाके अपनी हमारी भाभी का इलाज करवा लें। एक और सवाल है जो फैटी लिवर की एक वीडियो में इकबाल मोहम्मद खान साहब ने किया है कि ड्राई फ्रूट लिवर के लिए कैसे हैं, खाएं या ना खाएं। तो मेरे भाई, ड्राई फ्रूट आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको इतदाल में करें। ये नहीं कि आप बैठ जाएं और एक ही सेशन में आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट लें। तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल बेहतर है, और लेकिन इसकी मिकदार चंद दानों से, 5 6 10 दानों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चाहे आप बादाम ले रहे हैं, चाहे आप काजू ले रहे हैं, चाहे आप अखरोट ले रहे हैं, चाहे पिस्ता ले रहे हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप नेचुरली खा सकते हैं, लेकिन ये कि उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ही इकबाल साहब ने ही मुझसे ये पूछा है कि इवियान 400 मिलीग्राम लिवर के लिए होता है। हम इवियान अमूमन हेपेटोलॉजिस्ट गैस्ट्रोंटरोलॉजिस्ट में एडवाइस करते हैं जिगर की बीमारियों में, स्पेशली उन बीमारियों में कि जहाँ पे
खतरा होता है कि इस बीमारी की वजह से लिवर फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस हो सकती है, खास तौर पे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फैटी लिवर। इवियान न तो ये कि जरासीम को मारता है, न ये कि जिगर को ताकतवर बनाता है। इवियान बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो जिस इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर खास तौर पे फैटी लिवर के जिस मैकेनिज्म के जरिए जिगर को नुकसान पहुंचता है, ये इस नुकसान की शिद्दत को कम करता है या थोड़ा सा ब्लॉक करता है। स्टडी जरूरी नहीं है कि हर मरीज में ये इफेक्टिव हो, लेकिन अमूमन देखा गया है कि ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस बीमारी की वजह से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर अपना फैटी लिवर की वजह से जिगर को जो नुकसान ना पहुंचे, और अगर पहुंचता है तो उसकी शिद्दत कम हो। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि लाजमन ही ये होगा, खुदा न ख्वास्ता ये फेल भी हो सकता है। फवाद अहमद साहब ने मुझसे कमेंट किया है कि डियर सर, पेशेंटली वेटिंग फॉर न्यू अपडेट ऑन योर चैनल। तो मेरे ख्याल में वो यही मेडिकल या इन चीज़ों की बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस इंशाल्लाह इस पे जो है ना मेरे तो आती रहती हैं, रेगुलर आती रहती हैं, और उम्मीद है कि फवाद भाई आपने जो मेरी अभी एक सीरीज़ की है वो लीडरशिप के हवाले से, वो भी आपने देखी होगी। और अभी रिसेंटली ही मैंने मोटिवेशन और मोटिवेशन इन लाइफ और बिहेवियर्स इस पे वीडियोस कर रहा हूँ, तो ये भी आप ज़रूर देखिएगा। और ताकि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट पे भी मेरा एक कंपोनेंट है, उसके लिए भी आप इसको लाजमन देख लीजिएगा। एक और मुझसे सवाल पूछा गया है वो फैटी लिवर के हवाले से, और वो है कि डॉक्टर साहब, जिनके लिवर में फाइब्रोसिस होती है और प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल से कम हो जाती है, तो क्यों जिंजर टी पीने से मना किया जाता है? क्योंकि जिंजर प्लेटलेट्स की और कम करवा देती है। मेरे ख्याल में जिंजर के साथ मुझे तो कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है कि ऐसी स्टडीज आई हैं कि जिंजर प्लेटलेट्स को मज़ीद कम करती हैं। लेकिन हर्बल टी अगर नॉन चीज़ें हैं तो उनका इस्तेमाल बुरा नहीं है, और इनका भी एक एंटीऑक्सीडेंट रोल होता है। और जिगर फाइब्रोसिस में जब प्लेटलेट कम होता है तो ये सिरोसिस का स्टेज होता है, और सिरोसिस के स्टेज में आपकी तिली बढ़नी शुरू हो जाती है, प्लेटलेट लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये वो सिरोटिक स्टेज है। तो सिरोटिक स्टेज में पर से तो हम ऐसी चीज़ें मना नहीं करते, लेकिन जो भी हम खुराक करते हैं या कोई ऐसे टोटके करते हैं तो हम टोटकों से अमूमन मना करते हैं कि इससे खुदा न खास्ता जिगर को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, अब एक और सवाल है जो कि मुझसे पूछा गया है कि अस्सलाम वालेकुम सर, ये स्वाद से मेरे ख्याल में मेरे किसी भाई ने पूछा है या बहन ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, F2 फाइब्रोसिस रिवर्सिबल है? तो फाइब्रोसिस जो है ये एक अंग्रेजी लफ्ज़ है, और उससे मुराद है जिगर में सख्तीपन या जिगर में सुकड़ाव का होना। और इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। F0 से मतलब कि जिगर में कोई सुकड़ाव नहीं है, कोई फाइब्रोसिस नहीं है। इसके बाद F1 यानी थोड़ी सी फाइब्रोसिस है, F2 उससे ज़्यादा, F3 उससे ज़्यादा, F4 हतमी या सबसे ज़्यादा फाइब्रोसिस, और उसके बाद फिर सिरोसिस बन जाता है। तो F2 जो है ये दरमियाना लेवल है। रिवर्सिबल ऐसे तौर पे है कि जिस वजह से वो फाइब्रोसिस हुई है या जिस बीमारी की वजह से वो फाइब्रोसिस का अमल शुरू हुआ है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है या फैटी लिवर है, तो अगर आप उस बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे तो उस बीमारी से मजीद डैमेज जिगर को नहीं होगा। और जो जिगर की फाइब्रोसिस है, जो भी फाइब्रोस टिश्यू बनता है जिगर में, या जो सुकड़ावपन का मादा होता है, वो नॉर्मली जिगर उसको साफ करता रहता है। यानी नॉर्मल क्लिनजिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि उसको साफ करते रहते हैं। तो अगर वो नया फाइब्रोस टिश्यू ज्यादा बनेगा और लिवर की क्लीनिंग कैपेसिटी कम होगी, तो टाइम के साथ साथ फाइब्रोसिस की मिकदार बढ़ती जाती है। लेकिन अगर फाइब्रोसिस कम मिकदार में बने, क्योंकि टाइम के साथ साथ कम मिकदार में बने, तो जो भी फाइब्रोसिस होगी
उसकी क्लिनजिंग पावर किसी जिगर की ज्यादा होगी तो वो टाइम के साथ साथ वो सफाई हो जाएगी। मैं आपको मिसाल इस तरह की एक मिसाल समझाता हूं कि एक अ, एक मोहल्ला है या एक इलाका है, और इस इलाके में लोग ये कूड़ा करकट वगैरह या ये घरों का जो कूड़ा करकट होता है वो एक डस्टबिन में डालते हैं। जो उम्र आपने देखा होगा, स्ट्रीट के किनारे पे एक बड़ा डस्टबिन होता है और उसमें डालते रहते हैं। अब म्यूनिसिपल की गाड़ी आती है और वो जो गाड़ी में होती है उसमें मसलन कोई 40 किलोग्राम का जो कूड़ा करकट होता है वो उठा सकती है, और वो दिन में एक दफा आती है। तो अगर एक दिन में इसमें 40 किलोग्राम या इससे कम का कूड़ा करकट जमा होगा तो फिर वो गाड़ी उसको उठा के ले जाया करेगी। लेकिन अगर इसमें रोजाना 40 किलोग्राम से ज्यादा कूड़ा करकट जमा होता जाएगा और गाड़ी सिर्फ 40 किलोग्राम ले जा सकती है, अगले दिन फिर 40, फिर तीसरे दिन फिर 40 किलोग्राम, तो टाइम के साथ साथ ये कूड़ा करकट यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा और उसकी मिकदार बढ़ती जाएगी। समझ आई आपको? तो अगर फैब्रोसिस की बनने की मिकदार लिवर के नॉर्मल क्लीनिंग की जो कैपेसिटी है उससे कम होगी तो फैब्रोसिस नहीं बनेगी। या अगर फैब्रोसिस बनी है और मजीद फैब्रोसिस ना बने तो टाइम के साथ वो फैब्रोसिस साफ हो जाएगी। लेकिन अगर फैब्रोसिस बनने की मिकदार ज्यादा है तो मुकाबले लिवर क्लिनजिंग या लिवर क्लीनिंग के कैपेसिटी के बारे में के मुकाबले में, तो आहिस्ता आहिस्ता फैब्रोसिस की मिकदार बढ़ती जाएगी और फिर वो फैब्रोसिस F2, F3, F4 की तरफ चली जाएगी। मेरा ख्याल में एक सिंपल तरीका था आप लोगों को समझाने के लिए कि फैब्रोसिस जो रिवर्सिबल हम बोलते हैं, स्पेशली F2 फैब्रोसिस, उससे हमारी मुराद क्या है। एक और सवाल इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूं, वो है ओके। ये एक और सवाल है, इस पे मैं एंड कर दूंगा। फिर ये वसीम बशीर भाई ने मुझसे को 1 महीने पहले पूछा था कि डियर सर, फ्यू वर्ड्स अबाउट देसी घी आर डिफाइन गुड फैट। कि जी गुड फैट क्या होता है या देसी घी से क्या मुराद है। तो मैं इसका एक सिंपल जवाब दूंगा कि जी घी कभी भी गुड घी नहीं होता। ये देखें, जो ऑयल होता है या घी होता है उसके दो मेन ओरिजिन्स होते हैं। एक है इसका एनिमल ओरिजिन और एक है इसका प्लांट ओरिजिन। सिंपल बताता हूँ आपको। तो एनिमल ओरिजिन जो है ये या तो गोश्त के साथ, गाय के गोश्त के साथ, भैंस के गोश्त के साथ, इवन बकरी के गोश्त के साथ भी चर्बी होती है। ठीक है, डायरेक्ट चर्बी है। दूसरा जो है वो जो दूध है या जो मलाई है वो भी जो है ना, मक्खन है वो भी फेट है, ये चर्बी है। ठीक है। एक है प्लांट ओरिजिन फेट। प्लांट ओरिजिन भी होता है जिसमें ये मुख्तलिफ सोयाबीन ऑयल और बाकी ऑयल्स, सोया ऑयल्स वगैरह हैं, तो ये ऑयल्स होते हैं। अब जो फैट होता है ये बड़ केमिकली इसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, पॉलीसेचुरेटेड, मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होती हैं। तो घी की सूरत में जो फैट होता है वो तो हेल्दी कभी नहीं होता। ऑयल हेल्दी होते हैं और ऑयल में भी जो है ना टाइप्स होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं। देसी घी या वो घी जो कि मक्खन को या मलाई को से बना होता है वो अमूमन इट्स नॉट अ गुड घी। ये फैट, ये बैड फैट होता है और ये एथरोजेनिक होती है और ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और एक कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल में फिर आपका होता है
लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी और वेरी लो डेंसिटी। इसमें जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल होता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बाकी बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और वो भी इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है कि वो रेशो जब ज्यादा होता है बॉडी में तो वो एथरोस्क्लेरोसिस या खून की नालियों के अंदर वो जो स्क्लेरोसिस होती है, वो तंग होती है, उसके अमल को रोकता है। तो इसे ज्यादा मैं बताऊंगा मेरे भाई तो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, और शायद मैं आम पब्लिक को गाइड करने की बजाय मैं कंफ्यूज कर दूंगा। सिंपल बात यह है कि देसी घी जो समझा जाता है कि ये बड़ी ताकतवर चीज़ है, फायदेमंद चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी से ही होता है, और ख़ास तौर पे फैटी लिवर के लिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और सेशन में क्वेश्चन आंसर के। तब तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।